JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। जैसे कि हम जानते हैं, हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक संसाधन, यानी किसी भी विद्यालय में दो प्रकार के संसाधनों से कोई भी विद्यालय चलता है। उसकी प्रबंधन समिति में दो प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। एक भौतिक संसाधन होते हैं और एक होते हैं आपके मानवीय संसाधन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन में आज शुरू करते हैं। आइए देखते हैं विद्यालय में भौतिक संसाधन क्या होते हैं, थोड़ा नज़र डालते हैं इस पर। हमें ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि छात्र अपने समय का अधिक भाग विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। समुचित प्रबंधन तथा अन्य सामग्री के अभाव में छात्र किसी भी प्रकार से सुनिश्चित शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। विद्यालय का सौंदर्य और सत्संग छात्रों को अपने विद्यालय के प्रति गर्वशील बनाता है। निश्चित रूप से विद्यालय ठोस आदर्शों का प्रतीक है। यह आध्यात्मिकता के लिए भी एक स्थायी भौतिक अभिव्यक्ति का साधन है। विद्यालय का रूप और सौंदर्य आकर्षक होता है क्योंकि वह बाह्य ही आंतरिक व्यवस्था का दर्पण होता है। यदि कोई विद्यालय बाहर से देखने में अच्छा लगता है तभी से उसका पता लग जाता है कि ये जो है आंतरिक रूप से भी यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होंगी। यानी कि किसी भी विद्यालय की यदि भौतिक संसाधन जो हैं वहाँ के सही नहीं होंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि मानवीय संसाधनों में भी या यहाँ के शैक्षिक कार्यक्रमों में भी कोई परेशानी होगी। तो विद्यालय संसाधन में जो भौतिक संसाधन आते हैं उनके अंतर्गत जो भौतिक संसाधन है उनका आज हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यालय में भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं, पहले हम देखेंगे। सबसे पहले जो नंबर 1 पे आता है आपका विद्यालय भवन, यानी विद्यालय की बिल्डिंग। विद्यालय छात्रावास जिसे हम हॉस्टल भी बोलते हैं इंग्लिश में। विद्यालय प्रयोगशाला, विद्यालय पुस्तकालय भवन। नंबर 5 खेल तथा खेल का मैदान। नंबर 6 विद्यालय फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल। तो इन 10 टॉपिकों पर जो है आज हमारी चर्चा होने जा रही है। विद्यालय के जो भौतिक संसाधनों को हमने जो 10 मेन पॉइंट लिए हैं, इनके आधार पर हम इन संसाधनों को जो है आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट। नंबर पहला हमारा है विद्यालय भवन। विद्यालय वस्तुतः एक आदर्श संस्था होती है। यह जितना अधिक सुंदर होगा, बालक उसके पर्यावरण में रहने के उन्मुख होंगे। अतः एक अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकता निम्नलिखित भागों में बांटी जा सकती है। यदि यदि विद्यालय भवन अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो बच्चे जो है वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। वहाँ की बिल्डिंग से भी जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे विद्यालय के भवन की जो विशेषताएं हैं उन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान का होना जरूरी है। यानी जहाँ पर विद्यालय बना हो वहाँ पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ये नहीं कि चारों तरफ से बसीकत में किसी बिल्डिंग छोटी हो और छोटे छोटे कक्ष हों। तो इसलिए विद्यालय के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। स्थान का स्वास्थ्य वातावरण, यानी स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए। जो स्वास्थ्यवर्धक से मतलब हुआ कि वहाँ के वातावरण में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। वहाँ का वातावरण में वायु जो है शुद्ध होनी चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से बनावट होनी चाहिए। विद्यालय की वैज्ञानिक रूप से डिजाइनिंग करवानी चाहिए। जो आजकल के मनोवैज्ञानिक हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने जो है विद्यालय की बनावट के लिए अपने जो है मॉडल बताए हैं। तो उस मॉडलों के आधार पर विद्यालय का जो है भवन का निर्माण करवाना चाहिए। अगला आपका आता है सामर्थ्य तथा उपयोगिता। यानी विद्यालय की सामर्थ्य जो है इतनी जितने बच्चे हैं उस हिसाब से विद्यालय की जो भवन की बिल्डिंग जो है सामर्थ्य होनी चाहिए। यानी कि यदि किसी विद्यालय में 1000 बच्चे हैं तो उन 1000 बच्चों को संभालने की सामर्थ्यता और उपयोगिता उनकी होनी चाहिए। उनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि 1000 बच्चे को जो है 500 बच्चों को पढ़ाने लायक विद्यालय भवन में ही हम पढ़ा रहे हैं। कम लागत तथा लचीलापन, यानी जो हमारे विद्यालय भवन में है जो लागत और लचीलापन जो है
यहाँ इससे मतलब ये है कि जो भवन बनाया जाए तो वो भवन बनाया मतलब हर तरीके से जो है शिक्षा की दृष्टि से अच्छा होना चाहिए। ये भी नहीं कि उसे 5 स्टार होटल की तरह बिल्कुल साज सज्जा बिल्कुल उसकी तैयार करनी चाहिए, कि उसमें जो है आवश्यक रूप से ही हमें जो है लागत लगानी चाहिए जो हमें आवश्यकता है। विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा, यानी जो विद्यालय क्षेत्र जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, जो भवन जहाँ आपका भवन है वहाँ सुरक्षित होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार के जो है खतरे से दूर होना चाहिए, जैसे कि कोई जंगली जानवरों का खतरा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर किसी पानी का, किसी जैसे बाढ़ से संबंधित या किसी भी आपके आतंकवादी टेररिस्ट जो है इनसे मतलब कि सुरक्षित होना चाहिए। वो विद्यालय का जो क्षेत्र है आपका बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ पर जो है सुरक्षा की 100% गारंटी होना चाहिए। विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाया जाना चाहिए, यानी विद्यालय भवन को जैसे कि कोई भूकंप आता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई किसी भी तरीके की मानवीय शरारत है तो उससे जो है उन दुर्घटनाओं से भवन को बचाने के लिए उसी तरीके से भवन का निर्माण करना चाहिए। उसकी सुरक्षा की यानी कि उसकी दीवारें, उसके जो एंट्री पॉइंट हैं, सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। विद्यालय की सजावट, विद्यालय की सजावट तो किसी भी भवन के लिए जो है सबसे पहली आवश्यकता है सजावट, यानी विद्यालय की अगर सजावट अच्छी होगी तो वहाँ पर शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं उन सभी को जो है मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी और शिक्षण कार्य में जो है उनका फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हम देखते हैं यहाँ विद्यालय भवन के स्थान के बारे में यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भवन विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। अमेरिकन नेशनल काउंसिल ने एक छोटे से विद्यालय भवन के क्षेत्र में के बारे में कहा है कि किसी विद्यालय भवन के लिए जिसमें 1000 विद्यार्थी हैं तो 20 एकड़ भूमि तथा 50 विद्यार्थियों के लिए एक अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, यानी इन 50 विद्यार्थियों के लिए 1 एकड़ भूमि अतिरिक्त होनी चाहिए। अगर 1000 विद्यार्थियों का हम विद्यालय खोलते हैं तो हमें पर 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए विद्यालय परिसर में। विद्यालय भवन पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में हो तो उत्तम है। इसका लाभ यह होगा कि यहाँ पर शीतकाल में धूप सीधे छात्रों को उपलब्ध होगी, वहीं ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा भवन में प्रवेश नहीं करेगा। विद्यालय भवनों के अनेक प्रकार होते हैं, ILHUTLY, ये इतने प्रकार के आपके विद्यालय होते हैं। इनमें जो मतलब ये प्रमुख प्रकार हैं जो हमने यहाँ पर चर्चा की, सबसे जो अच्छा होता है वो है ई आकार का, यानी इसमें ई आकार का अधिक व्यावहारिक होता है। विद्यालय भवन की नींव का धरातल ऊंचा होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आकार का विद्यालय सबसे अच्छा होता है तो आप बताएंगे ई आकार का। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर मैंने चर्चा की इसकी, जिससे वर्षा के दिनों में पानी आसपास न भरे, यानी विद्यालय भवन धरती से ऊंचाई पर बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि बारिश आए तो एकदम से पानी जो है विद्यालय में ना घुसे। अन्यथा मच्छर होने का भय रहता है, शिक्षण कार्य बाधित होता है। यथा यदि किसी कक्षा में विद्यालय में पानी भर जाए, वहाँ पर कीचड़ जाए तो वहाँ पर जो है मच्छर, मक्खी इत्यादि जो है कीट जो है शिक्षकों को और छात्रों को परेशान कर सकते हैं, विभिन्न बीमारी कर सकते हैं या उनका पढ़ाई से मन हटा सकते हैं। यथासंभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर आगमन यानी आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, शिक्षकों को वहाँ पर पहुँचने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और वहाँ पर जो है बिजली पानी की व्यवस्था भी समुचित होनी चाहिए। अब इसके बारे में देखिए, हमारे देश में जो विद्यालय भवन की योजना है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग आधे से अधिक विद्यालय बिना भवनों के चल रहे। जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक के बैठने की व्यवस्था नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, श्याम पट नहीं है, और यहाँ तक कि छात्रों के पीने की जो पानी है उसकी सुविधा नहीं है। देखिए, ये 1986 की शिक्षा नीति में जब सर्वे हुआ था जब ये बात निकल कर आई थी, लेकिन आज जो है देश के हालात बदल गए हैं। देश के जो विद्यालय हैं उनमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। लगभग सभी विद्यालयों में आज जो है सब फैसिलिटियाँ हैं और शिक्षकों को भी उपलब्ध सरकार करा रही है। तो इसी अगर आपसे स्पेशली 1986 की शिक्षा नीति के लिए आपको पूछने आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अन्यथा इसका इस टाइम पर इतना औचित्य नहीं है। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट आता है विद्यालय छात्रावास, यानी विद्यालय भवन के बाद अगली जो सबसे बड़ी बात आती है हमारे हॉस्टल की आती है। जो हॉस्टल जिसमें बच्चे रहते हैं, जो दूर दराज में रहने वाले बच्चे हैं, तो हर क्षेत्र में अच्छा स्कूल नहीं होता, तो कुछ दूरी पर रहने वाले बच्चे 150-150 किलोमीटर दूर रहने वाले बच्चे हैं, वो रोज़ाना विद्यालय नहीं आ सकते, तो इसलिए उनके लिए छात्रावास बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी यहाँ पर चर्चा करते हैं। यदि विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धि प्रशंसनीय हो तो स्वाभाविक है कि अभिभावक ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आपने देखा होगा कि आप सुनते हैं कि वो विद्यालय अच्छा है, वो वहाँ पर अच्छा विद्यालय है, तो उसकी जो उपलब्धियाँ सुनकर, वहाँ की प्रशंसा सुनकर आप अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन आपके घर से विद्यालय लगभग
100-150 किलोमीटर तो रोज़ डेली अप डाउन बच्चा नहीं कर सकता, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य नहीं हो सकता सही से। तो इसलिए जो है छात्रावास का निर्माण किया जाता है। अतः प्रत्येक अच्छे कार्य करने वाले विद्यालय के लिए छात्रावास की आवश्यकता होती है। मतलब जो विद्यालय शिक्षा के कार्य में अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए छात्रावास की आवश्यकता होती है। छात्रावास छात्रों में सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने का उपयुक्त स्थल है। यानी जब छात्रावास में छात्र रहते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। उससे क्या होता है, जिंदगी में जो है सब वो आगे चल के जो है सामूहिक रूप से जीवन जीने की कला सीखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग, सहचार्य और आत्मनिर्भरता का जीवन व्यतीत करना सीखते हैं, जो मैं अब चर्चा कर चुका था। इससे उनमें स्वशासन, यानी स्वशासन का मतलब होता है खुद में, मतलब कि अपना जो शासन है उसे नियंत्रित करना, आत्मनिर्भरता यानी अपने आप निर्भर बनना, परस्पर सहयोग, एक दूसरे का सहायता करना, स्वनिर्माण यानी अपने आप को खुद निर्मित करना या किसी भी चीज़ को खुद निर्मित करना आदि गुणों का विकास होता है। किसी विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था करने के पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार करना अनिवार्य है। यानी हम छात्रावास बना रहे हैं, किसी विद्यालय में छात्रावास है, तो उनमें ये जो है थोड़े से जो पॉइंट है उन पर नज़र डालते हैं क्या होने चाहिए। छात्रावास कितने विद्यार्थियों के लिए हो, इसमें उनके रहन सहन में कठिनाई न हो। छात्रावास के साथ साथ भोजनालय की भी व्यवस्था हो। छात्रावास विद्यालय भवन से दूर ना हो, यानी जो विद्यालय है भवन है और छात्रावास है उनमें ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। और छात्रावास के आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो, वहाँ का पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, इससे बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई में और उनके जो स्वास्थ्य के रूप में जो है लाभ मिलता रहे, जो पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे। छात्रावास में आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो खाली समय है या बीच में समय है सुबह शाम के टाइम जो है खेलने के लिए, उन छात्रावास के आसपास जो है वहाँ पर खेल की उचित व्यवस्था, खेल के मैदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि किसी छात्र यदि छात्र का घर से दूर है तथा विद्यालय के संरक्षण में है, अतः वार्डन का व्यवहार स्नेह युक्त, सहयोगपूर्ण व अभिभावक तुल्य हो, जिससे उन्हें घर का अभाव महसूस न हो। ये सबसे मुख्य बात है। यदि ये बच्चा अपना घर छोड़ कर आ रहा है, अपने माता पिता को छोड़ कर आ रहा, तो वहाँ का जो छात्र मतलब कि जो हॉस्टल का जो वार्डन होते हैं, मतलब जो देखभाल करने वाले होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो उनका जो व्यवहार जो है छात्र के प्रति स्नेहपूर्वक होना चाहिए, सहयोगपूर्वक होना चाहिए और जो माता पिता की तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये छात्रावास के जो है कुछ यहाँ पर मुख्य पॉइंट थे और इनकी क्या आवश्यकता होती है। तो ये भी जो है एक विद्यालय के भौतिक संसाधन में आता है। विद्यालय का अगला भौतिक संसाधन जो है वो आता है विद्यालय की प्रयोगशालाएँ, यानी प्रैक्टिकल लैब। तो आप जानते ही हैं कि जो कुछ हमारे चीज़ें हैं, कुछ विषय हैं, तो उनमें जो है हमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। पहले हम सोचते थे कि जैसे कि साइंस से संबंधित या जो मतलब कि जो बोटनी, जूलॉजी या इस तरीके के ज्योग्राफी टाइप से ही हमें प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। लेकिन आज के ज़माने में साइकोलॉजी की लैब की भी ज़रूरत हमें होती है, जिसमें कि हम मानसिक रूप से बच्चों को नई नई एक्सरसाइज कराते हैं और उनके अंदर जो है अच्छे से सीखने की भावना पैदा करते हैं। तो अब जो है ज़माना बदल गया है, तो विद्यालय प्रयोगशाला भवन की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। इसके लिए यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। स्वयं करके सीखने हेतु विषय के अनुरूप उचित पर्यावरण प्रदान करने के लिए, एक ही स्थान पर विषय की अधिगम सामग्री उपलब्धता के लिए, विषय में अधिक रुचि लेने के लिए व प्रेरणा के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें जो है हम जो सीख रहे हैं उसमें रुचि हमें अधिक हो, या हम खुद करके सीखें, किसी काम खुद करके देखें, उसके लिए हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। सिद्धांतों को परखने और पुष्ट करने के लिए, सिद्धांत निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया जानने के लिए, समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, यानी प्रयोगशाला में जो है हम जो सिद्धांत हैं उनको खुद के अपने हाथों से अपने स्वयं से पुष्टि करते हैं, उन्हें करके देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। प्रयोगशाला की आवश्यकता सामान्यतः विद्यालय में भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल कक्ष की व्यवस्था होती है। विषय के आवश्यकता अनुरूप प्रयोगशाला का चुनाव किया जाता है। उदाहरणतः रासायनिक प्रयोगशाला भवन ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहाँ से गैसों के निकलने से समीप कक्षों पर प्रभाव या कक्षा के विद्यार्थियों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जहाँ हम रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है तो वहाँ पर एग्जिस्ट जो फैन लगे हों तो वो ऐसे हों कि जिससे कि उनके जो वहाँ पर प्रयोग की गैसें हैं वो जो हैं कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर ना आए या अन्य कक्षाओं में ना जाए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों पे, वहाँ पर रहने वाले किसी विद्यार्थी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े।
भूगोल विषय की प्रयोगशाला भी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ मौसम निरीक्षण की सुविधा हो, यानी कि खुले मैदान में, ये मतलब आसपास जो है प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। वायु तथा वर्षा के प्रभाव का स्थानीय परिवेश में निरीक्षण किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके विषय की अलग अलग प्रयोगशाला होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर की प्रयोगशाला, जो साइकोलॉजी से संबंधित टेस्ट, उनकी प्रयोगशाला की भी जो है अनिवार्यता हमारे कॉलेजों में ज़रूरी है। तो ये जो है बच्चे को जो है खुद करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए हमने बच्चों को पढ़ा दिया कि H प्लस ओ मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर जो है पानी का निर्माण होता है, तो कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब उन सब चीज़ों करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता है। या कंप्यूटर की हम कितनी भी थ्योरी पढ़ा लें, आपको जब तक हम कंप्यूटर का प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में नहीं कराएंगे तो आप कंप्यूटर चलाना नहीं सीख सकते, या कोई भी बच्चा कंप्यूटर चलाना नहीं सीख सकता। हम थ्योरिकल कितना ही पढ़ लें, लेकिन हमें प्रैक्टिकल किए बगैर कोई भी चीज़ इतने अच्छे से नहीं आती। तो व्यावहारिक रूप से हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारा जो है अगला भौतिक संसाधन में आता है विद्यालय पुस्तकालय भवन, यानी जो हमारी जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ये सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा के काम में। इसमें शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने ज्ञान में सुधार करते हैं, नई नई शिक्षण विधियों को सीखते हैं, नए नए जो मतलब कि विचारक हैं, नई नई पुस्तकें, नए लेखकों के जो अन्य अन्य तरीके से जो कोई भी कंसेप्ट होते हैं उन्हें क्लियर करने में हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें बहुत मदद करती हैं। तो ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक है। तो ये जो है भौतिक संसाधन का एक मुख्य जो है अंग है, और इसके बगैर जो है कोई भी विद्यालय जो है पूर्ण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखेंगे शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए यह मुख्य केंद्र होता है, जहाँ से शिक्षक व विद्यार्थी निरंतर ज्ञान अर्जन करते रहते हैं। अधिगम कैसे किया जाए, इसका प्रभाव पुस्तकालय से होता है। सभी शिक्षण विधियों तथा विषयों पर उत्तम पुस्तकें पुस्तकालय में होती है। यहाँ शिक्षक इनके आधार पर अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करता है। पुस्तकों के निम्नलिखित कार्य होते हैं, यानी कि हम इन पुस्तकों को पढ़ कर हम अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करते रहते हैं। बच्चों को भी नए नए चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो है वहाँ के जो अध्यापक हैं वो भी अपने जो है शिक्षण कार्यों में सुधार करते रहते हैं, और अधिगम प्रक्रिया में और भी निरंतर हम जो है गुणवत्ता लाते रहते हैं। और जो पुस्तकालय के कार्य हैं ये कभी कभी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं, ये अलग से हम देखते हैं। पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता देती हैं, यानी पढ़ाने लिखाने के जो भी कार्य करते हैं शिक्षक उनमें सहायता करते हैं। यही विभिन्न विषयों पर पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं, यानी हम जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं उनकी जो पुस्तकें पढ़ के ही हम जो है अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, और जो हम छात्रों को जो है ज्ञान देते हैं वो हम जो है इन पुस्तकों को पढ़ के ही देते हैं। विद्यार्थियों के स्वाध्ययन को बढ़ावा देती है, यानी विद्यार्थी स्वयं जब पढ़ते हैं वहाँ बैठ के तो स्वयं में मतलब पढ़ने की आदत विकसित करती है, स्वयं सीखने की, स्वयं अध्ययन करने की जो है विद्यार्थियों में बढ़ावा देती है। पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, यानी हम पढ़ने की आदत डाल सकते हैं किसी भी विद्यार्थी में, किसी भी मनुष्य में जो है पुस्तकालय के माध्यम से हम उसके अंदर पढ़ने की आदत विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने को प्रोत्साहित करती हैं, यानी कि पुस्तकालय जो है कि पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें जो है हमारा अच्छे साथी की तरह से हमारा जो है जो पढ़ने के मार्ग में हमारा जो है रास्ता जो है दिखाती हैं, अच्छा हमारा जो है मार्गदर्शन करती हैं। यह पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करती हैं। बालकों में शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों आदि की उचित प्रयोग की कुशलता विकसित करती हैं, यानी शब्दों के जो है हमारे एक ही जगह पर हम 3-4 तरीके के शब्द प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सा शब्द, या नए नए हमारे शब्दों के जो कोश है वो उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है नई नई पुस्तकें पढ़ के। तो ये जो है हमारे शिक्षकों और छात्रों के लिए विद्यालय में जो है पुस्तक भवन का होना अनिवार्य है। ये एक भौतिक संसाधन का एक प्रमुख महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा आपका 5वां आता है खेल तथा खेल का मैदान। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो है शारीरिक शिक्षा पे भी आजकल बल दिया जाता है। यदि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। आप जैसे कि जानते हैं यदि बालक हमें हमेशा मुँह से पढ़ाते रहें तो वो थकान और मानसिक रूप से थक जाएगा, शारीरिक रूप से थक जाएगा, और शारीरिक रूप से उसको जो है विकसित करने के लिए, उसे सही करने के लिए खेल कूद की भी ज़रूरत है। और खेल में हम बच्चों को जो है पढ़ना लिखना भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर खेल के मैदान का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक भौतिक संसाधन में आता है। विद्यालय परिसर में खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है, जिससे छात्र अध्ययन के साथ खेल भी सकते हैं। बिना खेल के मैदान के विद्यालय परिसर अधूरा होता है, यानी जिस विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है वह अधूरा है। किसी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता है। छात्रों के समुचित व्यक्तित्व के विकास में खेल के मैदान का विशेष महत्व है, यानी जो बच्चों का व्यक्तित्व का विकास है उसमें
मानसिक रूप से मानसिक, शारीरिक और जो भी बौद्धिक विकास है जो है खेल के मैदान जो है बहुत प्रभावित करता है। खेल से छात्रों में जिन गुणों का विकास किया जाता है वह कक्षा शिक्षण से नहीं किया जा सकता। यानी हम बच्चों को कितना ही पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो हम खेल के मैदान में बच्चों को सिखा सकते हैं, उसके जो स्पोर्ट के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं वो जो हम थ्योरिकल रूप से नहीं सिखा सकते। खेल का मैदान शिक्षा एवं शिक्षण की सहायक प्रणाली है, यानी जो सहायक है शिक्षण प्रक्रिया में वो जो है एक खेल का मैदान जो है सहायक प्रणाली के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। इसके महत्व क्या है ये जानते हैं। खेल का बालकों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। खेल की क्रिया द्वारा स्वस्थ शरीर का विकास होता है। खेल शिक्षा की पूरक क्रिया मानी जाती है। खेल का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1 आपका है शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से महत्व, सामाजिक क्षमताओं के विकास की दृष्टि से, यानी जब हम खेलते कूदते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और जब हम खेलते हैं तो हमारे एक टीम के रूप में खेलते हैं तो हमारी सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा में विकास की दृष्टि से, यानी जब हम खेलते हैं तो हमारा जो मानसिक रूप से हम जो हम थक जाते हैं तो वो हमें रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, और फिर जो है हम सही से जब दोबारा खेल के मैदान से लौटने के बाद जो हमारा दिमाग जो थका रहा होता है वो सही हो जाता है, फिर तो हम जो है शिक्षा को जो है दोबारा से ग्रहण कर सकते हैं सही से। सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि, यानी जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है, सहनशीलता की दृष्टि आती है, हार जीत से जो है या हम किस तरीके से जो है हर चीज़ की जो है हमें सहन करने की क्षमता विकसित होती है। छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं के विकास एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अब जब हम खेलते हैं तो खेल के मैदान में तुरंत हमें निर्णय लेने होते हैं, तुरंत भाग दौड़ करनी तो इससे क्या होगा, हमारे विचार हर किसी के छात्र के दिमाग में अलग अलग आइडिया आते हैं, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या होता है सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। छात्रों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण एवं विकास की दृष्टि से, स्वास्थ्य के लिए तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, खेल के मैदान से स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। छात्रों को आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से महत्व, यानी कि जो छात्रों के अंदर आंतरिक प्रवृत्तियाँ हैं उनकी अभिव्यक्ति हैं, उनके जो है विकास की दृष्टि से भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। खेल का मैदान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगला आपका आता है विद्यालय का फर्नीचर, जो आपका अगला भौतिक संसाधन है। इस विद्यालय फर्नीचर से आप जानते हैं कि आपके जो कुर्सी मेज, आपकी जो खिड़कियां हैं, आपके जो दरवाजे हैं, आपके जो डेस्कें हैं, आपकी अलमारियां, बच्चों के लिए जो किताबें रखने के लिए अलमारियां, डेस्क, इस तरीके की रैक, स्टाफ के लिए, तो इस तरीके के जो भी चीज़ है ये सब चीज़ फर्नीचर में आते हैं। ये एक भौतिक संसाधन होते हैं। इसमें जानते हैं प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुसार मेज़ तथा कुर्सियों का प्रबंध होना चाहिए, यानी जितनी बच्चे हैं उस हिसाब से उनके हिसाब से कुर्सी और डेस्क होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक सीट पर 2 छात्र न बैठें, यानी कि ये ज़बरदस्ती नहीं कि बच्चे ज़्यादा हैं, फर्नीचर नहीं है कि 2-2 बच्चे बैठा रखें जिससे कि वो सही से पढ़ भी नहीं सकते। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग मेज तथा कुर्सी होनी चाहिए। इससे छात्रों को लिखने तथा पढ़ने में सुविधा रहती है। इनके स्थान पर जुड़वा डेस्कों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें डेस्क तथा कुर्सी एक साथ जुड़ी रहती हैं तथा एक ही स्थान पर जमी रहते हैं। इस प्रकार के डेस्क को आगे पीछे करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि फर्नीचर उपयुक्त ढंग का होगा तो छात्रों को जो है पढ़ने में जो है आसानी होगी, और वो उन्हें जो है किसी भी जो है उनके जो अंदर दोष उत्पन्न हो सकता है। यानी आप अगर एक छात्र को 2 छात्रों को एक कुर्सी बैठा दें, वो ना ही सही से लिख पाएंगे ना सही से पढ़ पाएंगे, उन्हें पूरा ध्यान उनका जो है बैठने पर ही लगा रहेगा। तो इस फर्नीचर के लिए कुछ आवश्यकता है, मतलब जो एक आदर्श कक्षा में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक है। एक विद्यार्थी बैठने के लिए सीटें यानी कुर्सियाँ एवं डेस्क, श्यामपट्ट होना चाहिए। शिक्षक के लिए मेज और कुर्सी होनी चाहिए। अलमारी, बुलेटिन बोर्ड, स्टैंड और कूड़ेदान का जो है हर कक्षा में जो है समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये फर्नीचर से संबंधित है। अगला आपका भौतिक संसाधन है शैक्षिक उपकरण। मतलब शैक्षिक उपकरण जो पढ़ाने लिखाने में हमारे जो उपकरण प्रयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, या हम शैक्षिक गतिविधियों में जो भी उपकरण प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं, आपके शैक्षिक उपकरण होते हैं, जो भी सामग्री में यूज करते हैं। तो शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। शैक्षिक सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। यानी जो अगर अपने शिक्षण में हम शैक्षिक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम कोई शैक्षिक जो क्रियाएं हैं, हमारी शिक्षण क्रियाएं, शैक्षिक क्रियाएं हैं, वो हम सही से नहीं कर पाएंगे और उनमें हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। कुछ यहाँ पर शैक्षिक उपकरण हैं, तो ये जो आप देख सकते हैं। नंबर 1 आपका श्यामपट्ट, नंबर 2 चार्ट, यानी श्यामपट्ट नहीं होगा तो आप गणित गुणा भाग के जो है सवाल नहीं कर सकते। यदि आपके पास चार्ट नहीं है
तो चार्ट के माध्यम से हम कोई भी चीज़ जो है हम वहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। कोई चीज़ आप जैसे कोई भी आपकी ड्राइंग है, किसी भी तरीके की कोई आकृति है, तो हम चार्ट के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। मॉडल यानी हम किसी की चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हम कोई बांध के बारे में पढ़ा रहे हैं, या हम जो है सौरमंडल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो हम किसी मॉडल के माध्यम से ये समझाएंगे तो बच्चों की समझ में आसानी से आएगा। मानचित्र, यदि हम जो है प्रदेश, देश, राज्य इस तरीके की कोई चीज़ें समझाना चाह रहे हैं तो हम किसी मानचित्र या नक्शे के माध्यम से समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। रेखा चित्र तथा आकृति, यानी कि हम कोई भिन्नों के सवाल करवा रहे हैं या कोई भाग या इस तरीके की कोई चीज़ करवा रहे हैं, 1/2 कितना हिस्सा होता है, या इस तरीके की कोई भी आकृति, उससे हम बच्चों को जल्दी से समझा सकते हैं। या कोई चीज़ छोटी क्लास में समझाना चाह रहा है कि एप्पल क्या होता है, तो आकृति दिखा दी एप्पल किस तरीके से। ग्राफ आप कोई भी आंकड़े वाकड़ों को कोई भी सवाल होते हैं आपके जो हमारे डाटा इंटरप्रेशन में होते हैं DI में, तो वो ग्राफ के माध्यम से हम समझा सकते हैं। विज्ञान शिक्षण सामग्री, यानी विज्ञान से संबंधित शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग हम जो है विज्ञान को पढ़ाते समय उसे हम जो है आसानी से समझा सकते हैं। यानी अपनी शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करके हम किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को रोचक और आसान बना सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों को समझने में उसे आसानी होती है। आपका अगला भौतिक संसाधन है विद्यालय स्वच्छता। स्वच्छता के बारे में आप सब जानते हैं, आजकल बहुत जोर शोर से स्वच्छता का जो है अभियान चल रहा है। तो स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए, जिनमें उन पर धूल तथा जाले नहीं होने चाहिए। सफाई के साथ साथ सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर न जमे, क्योंकि धूल का फेफड़ों में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियां आदि का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ पर पानी विद्यालय एकत्र न हो। एकत्रित पानी से अधिक बीमारियां होती हैं, जिससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे वह रोगों से दूर रह सकें। विद्यालय में साफ सफाई कर्मचारियों द्वारा निरंतर सफाई की जानी चाहिए, अथवा नहीं इसका भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे प्राकृतिक सुंदरता हो सके और शुद्ध वायु मिल सके। हमें विद्यालय में जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। वहाँ के अध्यापक, वहाँ के छात्र, वहाँ का स्टाफ, जो कुछ भी है, वहाँ जो जितने भी आपके जो भौतिक इन्वायरमेंट है, मानवीय इन्वायरमेंट है, यानी भौतिक संसाधन जो हैं आपके, वो उनके स्वस्थ मतलब स्वच्छ होने के साथ साथ ही आपका जो है मानवीय रूप जो संसाधन है वो भी सब स्वच्छ होने चाहिए। यानी स्वच्छता में ही जो है वहाँ पर विद्या हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं वहाँ का परिवेश स्वच्छ नहीं होगा तो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना असंभव हो जाएगा और हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं। इससे अगला हमारा भौतिक संसाधन आता है शौचालय। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालय का होना आवश्यक है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि विद्यालय में सह शिक्षा, यानी सह शिक्षा मतलब जहाँ पर लड़की लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं उसे सह शिक्षा बोलते हैं। अधिकतर विद्यालय आजकल सह शिक्षा वाले हैं। तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग होने चाहिए, यानी लड़कियों का शौचालय अलग हो, लड़कों का अलग हो, और स्टाफ का शौचालय अलग होना चाहिए, अध्यापकों का शौचालय अलग होना चाहिए। शौचालय के निर्माण का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, जैसे विद्यालय के एक कोने में होना चाहिए, विद्यालय की बाहरी दीवार से लगा होना चाहिए, अथवा विद्यालय के शैक्षिक तथा प्रशासनिक विभागों से दूर होना चाहिए, जिससे उसकी दुर्गंध गंदी विद्यालय में ना फैल सके। शौचालय में सफाई के लिए सफाई कर्मी आवश्यक नियुक्त किए जाने चाहिए। शौचालय की धुलाई करते समय फिनाइल का प्रयोग आवश्यक किया जाना चाहिए। छात्रों को इस बात का भी शिक्षण देना चाहिए कि शौचालय का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। इन शौचालय का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। यानी शौचालय जो हैं ऐसे स्थान पर बनवाने चाहिए कि जो विद्यालय भवन की जो कक्षाएँ हैं या जो आपके प्रशासनिक भवन हैं तो उनसे जो है एक थोड़ी सी उचित दूरी पर होना चाहिए, कुछ दूरी पर होना चाहिए। और जो है वहाँ की दुर्गंध जो है, वहाँ के जो कक्षाएँ हैं, वहाँ के जो प्रशासनिक जो ऑफिस हैं या जो भी आपके कार्यालय हैं उन तक नहीं आने चाहिए। और उनके लिए साफ़ सफाई के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए। वहाँ पर जो है बच्चों को भी बताना चाहिए कि आपको शौचालय का प्रयोग करने के बाद जो है साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा समय समय पर जो है प्रबंधन समिति को, वहाँ के मैनेजमेंट को जो है शौचालयों का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। पेयजल व्यवस्था, यानी शौचालय के बाद जो है एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है आपका पेयजल, यानी पानी के बगैर तो कुछ है नहीं, जल ही जीवन है, आप सब जानते हैं। विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखना चाहिए, जाना उचित होगा, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दियों में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी पीने के लिए
सदैव ढक मतलब जो पीने का पानी है उसे सदैव ढक कर रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना आ सके। अधिक देर से रखे पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी रोज़ जो है नया पानी होना चाहिए। छात्रों को पानी पीने के लिए गिलास आदि का प्रबंधन आवश्यक होना चाहिए। बचे पानी के लिए एक रास्ता होना चाहिए जिससे पानी बाहर जा सके। पानी के इकट्ठा होने की व्यवस्था मतलब जो है निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक स्वच्छता और होनी चाहिए। शौचालय के आसपास पानी पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी जहाँ शौचालय वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिससे अनेक रोग, हैजा, पेचिश, मोतीझारा, इस तरीके के जो भी पेट से संबंधी किसी भी अधिकतर बीमारियां जो है पानी से ही होती हैं। इसलिए पीने के लिए पानी की शुद्धता अधिक आवश्यक होने है। शुद्ध पानी की व्यवस्था करना भी जो है एक भौतिक संसाधन में जो है कॉलेज प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण योग जो है एक उनका कर्तव्य है। इसके लिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है पानी कोई किसी भी विद्यालय के अंदर स्वच्छ पानी होना चाहिए। बिना स्वच्छ पानी के जो है किसी भी विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है। शैक्षणिक कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं यदि वो बीमार पड़ गए तो ये जो हमारे 10 टॉपिक थे भौतिक संसाधन के, यानी पेयजल व्यवस्था, आपका हमने शौचालय के बारे में चर्चा की, विद्यालय का स्वच्छता के बारे में, और शैक्षिक उपकरण, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृति, ग्राफ इत्यादि। विद्यालय फर्नीचर यानी श्यामपट्ट, मेज, कुर्सी, अलमारी, डेस्क, खेल खेलने का मैदान जहाँ पर बच्चों के खेलने की उचित व्यवस्था हो, हर तरीके का खेल सकें बच्चे। विद्यालय पुस्तकालय भवन यानी लाइब्रेरी पर चर्चा की। विद्यालय प्रयोगशाला भवन, और इसके बाद आपका आता है विद्यालय छात्रावास जहाँ पर विद्यालयों को रहने की समुचित व्यवस्था हो। और विद्यालय के जो प्रकार हैं किस तरीके होने चाहिए, IEHUT LI, तो ये पूछे जाते हैं। सबसे बेहतरीन जो सबसे अच्छा विद्यालय है उसे ई आकार का विद्यालय माना जाता है। इसके अलावा विद्यालय भवन के अंदर जो है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान, वैज्ञानिक ढंग, वातावरण स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, विद्यालय क्षेत्रीय सुरक्षा, विद्यालय भवन की दुर्घटना से बचाव, विद्यालय की सजावट। ये जो थे विद्यालय में भौतिक संसाधन थे उनके ऊपर हमने आज चर्चा की। मैं समझता हूँ कि ये लगभग जो है आज आपकी समझ में आए होंगे कुछ, और इनका रिवीजन कीजिए। और इसके अलावा जो है जो भी आपको लगता है कि भौतिक संसाधन और भी हो सकते हैं तो उन पर भी आप चर्चा कीजिए, और इस पर एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए कि आजकल के आप आसपास के किसी एक विद्यालय में जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए कि वहाँ के भौतिक संसाधन में क्या कमियाँ हैं। तो किसी विद्यालय भौतिक संसाधनों पर आज हमने चर्चा की। आज की चर्चा यहाँ तक थी। धन्यवाद।